नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिर से खुद को किया क्वारंटाइन। जी हां, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी अभय रावत कोरोना संक्रमित हुए। सीएम के क्वारंटाइन होने के चलते कैबिनेट की बैठक भी स्थगित कर दी गई। अब तक 2 ओएसडी, 1 सुरक्षा अधिकारी और ड्राइवर कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसके बाद खबर है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर से अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लिया है, सबसे दूरी बना ली है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी अभय रावत में कोरोना का संक्रमण हुआ, उसकी पुष्टि हुई, जिसके बाद सीएम के क्वारंटाइन होने की वजह से कैबिनेट की बैठक को भी स्थगित कर दिया गया और अब तक कुल 2 ओएसडी और 1 सुरक्षा अधिकारी के साथ साथ एक ड्राइवर भी कोरोना संक्रमित हो चुका है। ऐसे में एहतियात के तौर पर एक बार फिर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत क्वारंटाइन हुए। फहीम तन्हा हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। फहीम, और क्या अपडेट्स आपके पास? सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर से क्वारंटाइन कर लिया अपने आप को, जिस वजह से कैबिनेट की बैठक भी स्थगित कर दी गई। बिल्कुल, देखिए, ये कोरोना का असर विकास कार्यों पर पड़ रहा है, सरकार के कामकाज, मुख्यमंत्री के कामकाज पर पड़ रहा है। एक सप्ताह में लगभग 10 दिनों के भीतर दूसरा ऐसा मौका है जब मुख्यमंत्री को खुद को सेल्फ क्वारंटीन करना पड़ा है, आइसोलेट करना पड़ा है। और चूंकि ओएसडी आए हैं सीएम के पॉजिटिव, अभय रावत, और उससे पहले पिछले हफ्ते उनके दूसरे ओएसडी थे गोपाल रावत, वो पॉजिटिव हैं, तो लिहाजा वो नजदीकी होते हैं ओएसडी। वो अपने सचिवालय कार्यालय से लेकर के और आवासीय कार्यालय तक वो उन संपर्क में रहते हैं, तो लिहाजा सीएम को खुद आइसोलेट होना पड़ा है एहतियात के तौर पर, और कैबिनेट भी इसलिए बैठक स्थगित कर दी गई। जो कुमाऊं के मंत्री थे वो भी पहुंच चुके थे कैबिनेट के लिए देहरादून, लेकिन फिर सवेरे सवेरे आज उसको स्थगित करना पड़ा है, तो लिहाजा अभी और जो फहीम, क्या जानकारी, कितने दिनों के लिए उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन किया है? ये 3 दिन के लिए सीएम आइसोलेट हुए हैं, और जो नजदीक के लोग हैं जो संपर्क में आने की जिनकी संभावना रही है उनको देखा जा रहा है, उनको टेस्ट करके उनके भी चेकअप कराया जाएगा, ताकि जो कुछ संदेह की स्थिति है वो न रहे, और जो नजदीक संपर्क में आए, क्योंकि ओएसडी का जैसे मैंने कहा कि वर्किंग होती है, उनका जो क्षेत्र होता है वो इतना नजदीकी होता है। सीएम के अलावा सभी सेक्रेटरीज के साथ भी उनकी फाइलों का मूवमेंट होता है, उनके साथ नजदीक रहना होता है, तो लिहाजा वो सभी के लिए एक थोड़ा सा गंभीरता के साथ उस आइसोलेट होने की या क्वारंटीन होने की किस चीज को जरूरत है उनको कह दिया गया है, जो नजदीक इसमें रहे हैं, और सीएम अभी 3 दिन तक क्वारंटीन रहेंगे। ठीक है, फिलहाल सीएम 3 दिनों तक क्वारंटीन रहेंगे और जाहिर तौर पर काफ़ी हद तक कामकाज भी इससे प्रभावित हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फहीम तन्हा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। उधर रुड़की में एक बार फिर से फूटा कोरोना बम। लगातार बढ़ रहे हैं यहाँ पर कोरोना के मामले। जहाँ रुड़की में एक ही दिन में 49 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आने के बाद हलचलें तेज हैं, हड़कंप मचा हुआ है। रुड़की क्षेत्र में कुल 45 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और रुड़की के आसपास के क्षेत्र और भगवानपुर में कुल 49 नए मामले सामने आए। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और मरीजों की संख्या में इस बढ़ोतरी से स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। तो रुड़की में एक बार फिर से कोरोना बम फूटने की वजह से स्वास्थ्य विभाग में जाहिर तौर पर हड़कंप। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। रुड़की में एक ही दिन में 49 कोरोना पॉजिटिव केसेस आने के बाद स्वास्थ्य विभाग को समझ नहीं आ रहा करे तो क्या करे। दरअसल हर संभव प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं, तमाम प्रिकॉशंस बरते जा रहे हैं, तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरह से आप इस वायरस के संक्रमण से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आसपास के तमाम लोगों को बचा सकते हैं। आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। बावजूद इसके मामले हैं कि संक्रमण के थमने का नाम नहीं ले रहे। सुनील पटेल संवाददाता रुड़की से और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, रुड़की में एक बार फिर से कोरोना बम फूटने के बाद फिलहाल क्या कुछ ताजा स्थिति बनी हुई है और स्वास्थ्य विभाग में कितना हड़का? बिल्कुल, आपको बताओ, जिस तरीके से जो उत्तराखंड में लगातार मामले बढ़ रहे हुए हैं, रुड़की की अगर बात करें तो रुड़की में भी बीती रात जो रिपोर्ट आई है उसमें बिल्कुल कोरोना बम फूटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें 29 मामले आए हैं, जो कि 4 मामले इसके भगवानपुर क्षेत्र के हैं, बाकी 45 मामले रुड़की क्षेत्र के सामने आए हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि जो इतने मामले लगातार एक ही दिन में आते हैं, तो उसमें स्वास्थ्य विभाग में फिलहाल हल्का मचा हुआ है और प्रशासनिक जो अधिकारी है वो भी फिलहाल मुस्तैद नजर आ रहे हैं। जी
ठीक है, शुक्रिया आपका सुनील पटेल इस पूरी अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। खबर हरिद्वार से, जहां डिप्टी एसपी पीसी मठमाल का निधन हो गया है। ये खबर है उनके निधन से जुड़ी हुई। डिप्टी एसपी को निधन से मित्र पुलिस में शोक की लहर। मेट्रो अस्पताल के चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित किया। सीओ बुग्गावाला के पद पर दरअसल पीसी मठपाल तैनात थे और 1 महीने पहले इंस्पेक्टर के पद से पदोन्नति पाकर, यानी कि उनका प्रमोशन हुआ था अभी तकरीबन 1 महीने पहले, और वो डिप्टी एसपी बन गए थे पीसी मठपाल, लेकिन अब नहीं रहे। पीसी मठपाल के निधन से मित्र पुलिस में शोक की लहर है। पीसी मठपाल ने नगर कोतवाली, रानीपुर कोतवाली समेत और भी कई थाना क्षेत्रों में प्रभारी पद की जिम्मेदारी बखूबी संभाली थी, लेकिन काफी समय से वो बीमारी से जूझ रहे थे, परेशान थे। लेकिन अब उनके निधन की खबर है, जिसके बाद वहां उनके परिवार के साथ साथ मित्र पुलिस में भी शोक की लहर। 1 महीने पहले ही इंस्पेक्टर के पद से उनका प्रमोशन हुआ था और वो डिप्टी एसपी बना दिए गए थे, लेकिन पिछले काफ़ी समय से वो बीमार चल रहे थे। बीमारी ने उन्हें घेरा हुआ था, लगातार उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन वो बच नहीं सके और मेट्रो अस्पताल के चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सीओ बुग्गावाला के पद पर तैनात थे पीसी मठपाल, जिनका निधन हुआ। पीसी मठपाल के निधन से पुलिस में भी शोक की लहर, परिवार भी गमगीन। 1 महीने पहले ही इनका इंस्पेक्टर के पद से प्रमोशन भी हुआ था, लेकिन अब पीसी मठपाल नहीं रहे। सुमित सैनी हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुमित, डिप्टी एसपी के निधन के बाद वहां पर जाहिर तौर पर मित्र पुलिस में भी शोक की लहर है, परिवार वाले भी शोकाकुल है, और क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, पीसी मठपाल एसपी थे, ये बीमारी से ग्रस्त थे, तो मेट्रो हॉस्पिटल में इनकी कल इनका देहांत हो चुका है, जिससे मित्र पुलिस के अंदर लगातार शोक का माहौल है। परिवार वाले भी शोक में हैं, क्योंकि विभिन्न थानों क्षेत्रों में प्रभारी रह चुके हैं। इसके चलते लगातार पुलिस प्रशासन में शोक का माहौल। सुमित, किस वजह से निधन हुआ है? किस बीमारी से वो जूझ रहे थे? ये अभी बीमारी बताई जा रही है, लंबे समय से बीमारी थी इनको कुछ, जिसके कारण ये हुआ है। पिछले महीने ही इनको पदोन्नति दिया गया था। जी चलिए, शुक्रिया आपका सुमित सैनी इस पूरी जानकारी के लिए। उधर मसूरी गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सांसद अजय भट्ट। पूर्व उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद है अजय भट्ट, जो श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अजय भट्ट ने मसूरी विधायक गणेश जोशी के साथ शहीदों को वहां श्रद्धांजलि दी। उसी से जुड़ी ये कुछ तस्वीरें आपके सामने, मसूरी से तस्वीरें सामने आई है। अजय भट्ट वहां पर श्रद्धांजलि देते नजर आए। केंद्र सरकार द्वारा लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए कार्य कर रही है, सांसद अजय भट्ट ने कहा है। मसूरी विधायक गणेश जोशी के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि देते दिखे अजय भट्ट। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में विकास के लिए काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। तो इस तरह से मसूरी गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देते नजर आए सांसद अजय भट्ट। खबर अब देहरादून से। 2 दिन पहले खुद को आग लगाने वाली महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत की खबर है। त्यागी रोड पर महिला ने दरअसल तेल छिड़ककर खुद को आग लगा ली थी। पति से विवाद के बाद महिला ने खुद को आग के हवाले किया था। पुलिस ने महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। वहां पर उसका उपचार चल रहा था। गोद में बच्ची को लेकर जलना चाहती थी महिला। आग लगाने की घटना का पूरा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। ये देखिए, यही वो फुटेज है। दरअसल एक बच्ची को लेकर ये महिला खुद को आग लगाना चाहती थी। आग लगाने की इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। 2 दिन पहले खुद को आग लगाने वाली महिला की लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब खबर मसूरी से। मसूरी कैमल बैंक रोड पर अवैध रूप से किए गए मकान के अवैध निर्माण को प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त किया। पुलिस की मौजूदगी में अवैध निर्माण वहां पर ध्वस्त करवाया। ये देखिए, उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें आपके सामने। अवैध निर्माण पर ये बड़ी कार्रवाई मसूरी में सामने आई है। मसूरी कैमल बैंक रोड पर जो अवैध निर्माण किए गए थे उन्हें तोड़ा गया।
देहरादून विकास प्राधिकरण के अवैध निर्माण पर यह बड़ी कार्रवाई का मामला। मसूरी कैमल बैंक रोड पर अवैध रूप से बनाए गए इन मकानों को तोड़ा गया। अवैध निर्माण को प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। पुलिस की मौजूदगी में अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण का ये काम वहां पर करवाया गया। वहीं स्वदेश दर्शन हेरिटेज सर्किट योजना के अंतर्गत कटारमल और जोगेश्वर का पर्यटन विकास किया जा रहा है। इसके तहत पार्किंग, जन सुविधा, साइट डेवलपमेंट, कैफे, सूचना केंद्र, सोलर लाइट, ओपन एयर थिएटर, कटारमल से मंदिर तक ट्रैक रूट, मंदिर तक सीढ़ी का निर्माण, रेस्ट सेंटर, साइनेज आदि कार्य किए जा रहे हैं। इससे स्थानीय युवाओं को पर्यटन में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार का जो संकल्प है उसे भी पूरा किया जा रहा है। तो योजना के तहत पर्यटन विकास कार्यों को तेजी के साथ किया जा रहा है। स्थानीय युवाओं को पर्यटन में प्राप्त होंगे स्वरोजगार के अवसर। इसी मकसद के साथ ये काम वहां पर करवाया जा रहा है। स्वरोजगार के यहाँ युवाओं को अवसर प्राप्त हो सके, स्थानीय युवाओं में एक जोश भरा जा सके, उम्मीद की किरण जगाई जा सके। स्वदेश दर्शन हेरिटेज सर्किट योजना के तहत ये विकास कार्य वहां पर हो रहे हैं। योजना के तहत कटारमल और जोगेश्वर का पर्यटन विकास किया जा रहा है। और जाहिर तौर पर पर्यटन की दृष्टि से इन स्थानों का विकास कार्य यहाँ पर लोगों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए स्वरोजगार भी लाएगा। और इसी मकसद के साथ, इसी उम्मीद के साथ इस योजना के तहत कटारमल और जोगेश्वर का पर्यटन विकास करवाया जा रहा है और तेजी से ये विकास कार्य होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम भी तेजी के साथ हो रहा है, जिसका फायदा आने वाले समय में प्रदेशवासियों को जरूर मिलेगा। इसके लिए निदेशक देहरादून एयरपोर्ट देवेंद्र कुमार गौतम के नेतृत्व में एयरपोर्ट प्रशासन इस कोरोना काल में भी शिद्दत से जुटा हुआ है। एयरपोर्ट निदेशक देवेंद्र कुमार गौतम ने बताया है कि अभी टर्मिनल बिल्डिंग और एप्रन का काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है, तेजी के साथ किया जा रहा है। पूरी तरह से एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तभी हो पाएगा जब सरकार से भूमि आवंटित हो जाएगी और इसी के इंतजार में है। और जहां जहां जिस स्तर पर काम पहुंचा है वहां पर तेजी के साथ उनका निपटारा करने की कोशिश हो रही है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम तेजी से। देखिए, आपको पहले एक चीज़ ये थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि अभी जो हम एयरपोर्ट का विस्तारीकरण का कार्य कर रहे हैं, इसमें इंटरनेशनल लेवल का कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा सा कुछ लेके एक अजीब धारणाएं बनी हुई हैं। अभी मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो टर्मिनल बिल्डिंग जो हम नई बना रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी। लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हमारा नहीं होने जा रहा है जब तक कि हमारा रनवे एक्सटेंशन का काम नहीं होता है, जिसके लिए कि हमें अभी राज्य सरकार से ज़मीन मिलनी है। तब रनवे का काम शुरू होगा, तब हम ये कह पाएंगे कि हमारा एयरपोर्ट जो है यहाँ से इंटरनेशनल ऑप्शन शुरू हो जाएंगे। अभी हम लोगों ने दो कार्य प्रमुखता लिए हुए हैं। एक टर्मिनल बिल्डिंग का कार्य चल रहा है, दूसरा हमारा एप्रन का कार्य है। एप्रन जहाँ के आके एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं, तो अभी एप्रन का कार्य हमारा पूरा हो चुका है। बस हमारी जो इसके स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेज होती हैं, जैसे DGCA से अप्रूवल वगैरह लेनी है, हम उनके लिए प्रोसेस में हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 महीने में हमारी जो पार्किंग वे की कैपेसिटी है वो 8 से बढ़कर जो 20, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन काम पूरा हो चुका है वो 20 हमारी पार्किंग वे उपलब्ध हो जाएंगी। महेंद्र चौहान हमारे साथ डोईवाला से संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, ये जो एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से शिद्दत से काम करने का दावा किया जा रहा है, कितनी हकीकत इस दावे में, क्या कहती है वहां की तस्वीरें? देखिए, देहरादून एयरपोर्ट पर्यटन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है और कोरोना काल में जो स्पीड इसके उच्चीकरण में थोड़ी धीमी पड़ी थी, उसको एयरपोर्ट प्रशासन ने अब दोबारा से तेजी लानी शुरू कर दी है और इस एयरपोर्ट विस्तारीकरण में बेहतरीन तरीके से काम किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में प्रदेश के हवाई सफर करने वाले यात्रियों को लाभ होगा।
साथ ही पर्यटन की दृष्टि से भी यह एयरपोर्ट का विस्तारीकरण महत्वपूर्ण साबित होगा जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र चौहान इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। पहाड़ में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए पौड़ी व्यापार मंडल की ओर से पौड़ी मुख्यालय के मुख्य बाजार को एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला लिया गया था। लेकिन व्यापार मंडल के इस फैसले के विरोध में जुड़े हुए व्यापारी ही अब आगे आ गए हैं। उन्होंने व्यापार मंडल के इस फैसले के विरोध में आज अपनी दुकानें बंद नहीं की। उनका कहना है कि मुख्यालय बाजार में सभी लोगों की आवाजाही जारी है। जब सभी लोग बाजार आ जा रहे हैं तो दुकानें बंद करने से क्या फायदा होगा। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों हुए लॉकडाउन से व्यापारियों की कमर टूट गई, उन्हें काफी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद वे अपनी दुकानें बंद करने की स्थिति में अब नहीं है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष का कहना है कि सर्वसम्मति से बाजार बंद करने का फैसला लिया गया था, लेकिन कुछ व्यापारी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। ग्रुप में डाला मैसेज कि ग्रुप में हर व्यापारी नहीं जुड़ा हुआ है इसमें। अभी माना 500-700 व्यापारी हैं हमारे में, 150-200 व्यापारी जुड़े हुए हैं। इस वजह से सब लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई है, इस वजह से है, बाकी और कुछ नहीं है। प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा हमारे को शासन लेवल पर है। हमने इतवार की संडे साप्ताहिक बंदी के लिए भी प्रशासन को कहा था, लेकिन प्रशासन ने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करी। बाजार यथावत करा, जिससे बाजार में ये बीमारी का जो आज प्रकोप हुआ है। एजेंसी चौक में जिस परिवार के सबसे ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, उन लोगों की जो मार्केट है, बाजार जो एजेंसी चौक, वो एजेंसी चौक पूरा खुला हुआ है, जहाँ से हो रहा है। और उल्टा उस जिनका जहाँ उनका कांटेक्ट नहीं है, नीचे को उधर पूरा बाजार में। अब ग्रुप में डाला मैसेज। वहीं ऋषिकेश के हरिपुर कला में एक हार्डवेयर और सुनार की दुकान का शटर तोड़कर कीमती सामान और ज्वेलरी चोरी करने वाले आरोपी को रायवाड़ा पुलिस टीम ने घटना के 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर चोरी का सारा सामान भी बरामद कर लिया है। रायवाड़ा के थानाध्यक्ष हेमंत खंडूरी ने बताया कि बीते 31 अगस्त को हरिपुर कला में एक सुनार की दुकान का शटर तोड़ा गया, जेवरात चोरी किए गए और ये मामला उनके संज्ञान में आया। घटना के खुलासे को लेकर पुलिस की टीम का गठन किया गया था। आसपास प्रतिष्ठानों में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके बाद पुलिस को अहम जानकारी हाथ लगी और उसके आधार पर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इस केस को सॉल्व कर दिया। चोरी की कल हमारे पास एक हरिपुर कला से एक सुनार आए थे, जिनके द्वारा बताया गया था कि उनकी दुकान का शटर खोल के रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जेवरातों की चोरी की गई है। और ऐसी एक घटना कुछ दिनों पहले भी शटर खोल के एक हार्डवेयर की दुकान में हुई थी। पुलिस ने अलग अलग टीमें बना के अपना चोरों की तलाश कर रही थी, अपने मुखबिर मामूर किए थे। इसी क्रम में कल रात को ही पुलिस की टीम द्वारा उक्त चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की गई और उक्त चोर से दोनों के दोनों चोरी की घटनाओं में सारा सामान बरामद किया। उधर रुड़की के मिलाप नगर क्षेत्र में पिछले 6 महीनों से गलियां तालाब बनी हुई है। नेता से लेकर अधिकारी तक सभी यहां का हाल देखकर जा चुके हैं, लेकिन यहां के निवासियों को इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल पाया है। पिछले 6 महीनों से यहां के लोग तालाब बनी इन गलियों में ही चलने के लिए, यहां से पार जाने के लिए मजबूर है, लेकिन किसी को कोई सरोकार नहीं, कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा। लोगों की मदद के लिए कोई प्रयास यहाँ पर नहीं किए गए। बता दें आपको कि यहाँ से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। 6 महीने पहले तक यहाँ का पानी एक व्यक्ति की निजी भूमि में जा रहा था। अब उस व्यक्ति ने पानी का रास्ता बंद कर दिया, जिस वजह से यहाँ से पानी की निकासी अब नहीं हो पा रही है और यहाँ की गलियां तालाब बनी हुई है। तस्वीरें आपके सामने। डंडा फाटक है, मिलाप नगर है। अच्छा, 6 महीने से पानी हमारे घर में घुस रहा था। ये हाँ। हमने जनता ने ये फिर परेशानी से बंदा लगाया। अच्छा, पिछले वालों का पानी आ रहा था। क्या किसी अधिकारी से किसी से आपने कहा कि इस समस्या से हमें हमने जनता ने सबने लगाया बंदा। ये तो कितने 6 महीने इसको हो गए? 6 महीने से हमारे घर में घुस रहा था ये पानी। कौन सा पानी है, ये कहाँ से आ रहा है? ये पानी पीछे फाटक से आता है, नालियों का है, तालाब का है, मछली पालन हो रहा पीछे उसका है। वहीं रुद्रप्रयाग में कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ गई है। अप्रैल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना से निपटने के लिए कॉन्टैक्ट बेस पर नियुक्त की गई मेडिकल स्टाफ अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले गई है। हड़ताली कर्मचारियों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग ने उनके साथ धोखा किया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक उन्हें वेतन नहीं मिल रहा और 47% काटकर उन्हें वेतन का भुगतान किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में खासा रोष बना हुआ है।
निकाली गई थी वो मार्च में निकाली गई थी और 8 अप्रैल को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, जो कि हमारी जब सैलरी बताई गई थी तो 17,850 रुपये बताई गई थी। और जब हमने ज्वाइन किया था उस टाइम हमें कुछ भी नहीं बताया गया था कि तुम्हारा कटेगा 47% तुम्हारा कटेगा, 25% PPF कट रहा है, 18% GST कट रहा है, ये कहाँ कट रहा है? और हम लोग इतना वर्क करते हैं, 50% हम अकेले डील करते हैं। जो ये उत्तराखंड सरकार है, जो इस सरकार के तानाशाही अधिकारी है, इनके द्वारा हम कोरोना वॉरियर